नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप लोगों को सुप्रभात। हम 6 से 8 का जो क्वेश्चन पेपर है यानी मिडिल वाला, उसको लेके हाजिर हैं। 60 क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान के, जो कला वर्ग से अभ्यर्थी हैं, साइंस साइड से नहीं हैं, मतलब BA वगैरह किए हैं, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से। उनके लिए प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप ध्यान से सुनिए और इसका उत्तर जानिए। जल्द से जल्द हम इसको करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह हमारा छत्तीसगढ़ में स्थित है। छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट सवाल और है कि जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सेल कहते हैं, उसकी स्थापना 1954 को की गई थी। इसको याद रखिएगा। 92 प्रश्न है, निम्नलिखित शैलों में से कौन सी अवसादी शैली का उदाहरण है? तो ये शैल हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है, सी वाला। शैल जो अवसादी चट्टान का उदाहरण है। चट्टान 3 प्रकार की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित चट्टानी। इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको यदि देखना है तो वीडियो पॉज करके आप एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं, इसका विश्लेषण देख सकते हैं, तो इसके बारे में आपको ब्रीफ जानकारी हो जाएगी। 93 प्रश्न है, द पुच्छल तारे की पूछ की दिशा सदैव किधर होती है? तो पुच्छल तारे की पूछ की जो दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। सूर्य से दूर, ऑप्शन नंबर ए सही है, सूर्य से दूर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भ्रंश से संबंधित है? भ्रंश से संबंधित कौन सी है? ये ग्राबेन है। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानें स्तंभ के नीचे की ओर धंस जाती है। इन्हें जर्मन भाषा में ग्राबेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है 95, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा गोबी का मरुस्थल। गोबी का मरुस्थल ये उष्णकटिबंधीय नहीं है। विश्व के जो रेगिस्तान है वो काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। थार रेगिस्तान एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है, इसका विस्तार भारत और पाकिस्तान में है। 96 में भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकार से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। मौलिक अधिकारों से कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 3, तीसरा जो भाग है हमारा, भाग 3, वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो अनुच्छेद 14 से लेकर 32 तक हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया है? बहुत बार इसको डिस्कस किया गया है। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए हमारा जो संविधान संशोधन किया गया वो 73वां संविधान संशोधन है। पंचायती राज को 73वां संविधान संशोधन, और 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पंचायत को लेके हुआ है। नगर पंचायत का गठन 74वें संविधान संशोधन में आता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय का न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में। द हेग में है ये, और ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में आते हैं? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत ये समवर्ती सूची में आते हैं। इसमें केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो विदेश नीति से संबंधित हमारा अनुच्छेद 51 हो जाएगा, अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है, तापक्रम विलोमता का अर्थ है। तापक्रम विलोमता क्या होती है? बढ़ती ऊंचाई के साथ तापक्रम का बढ़ता जाना। बढ़ती ऊंचाई के साथ जब तापक्रम बढ़ता है, जनरली क्या होता है, जब हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं तो हमारा तापक्रम घटता है, लेकिन जब ऊंचाई पे बढ़ें और हमारा ताप बढ़ता रहे तो उसको हम क्या कहेंगे? तापक्रम विलोमता। उसे तापक्रम व्युत्क्रमण भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जलाशयों में से कौन रिहंद परियोजना से संबंधित है? रिहंद परियोजना से कौन सा संबंधित है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर हमारा रिहंद परियोजना से संबंधित है। अगला प्रश्न है, शिप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा है। शिप किला प्रसिद्ध पर्वतीय दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश का है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला होती है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ किसका ज्ञान होना चाहिए?
तो सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षण विधियाँ, शिक्षण के उद्देश्यों तथा शिक्षण तकनीकी का भी ज्ञान होना चाहिए। जिस ढंग से शिक्षक शिक्षार्थी को ज्ञान प्रदान करता है उसे शिक्षण विधि कहते हैं। मांटेसरी विद्यार्थी मारिया मांटेसरी और किंडरगार्टन पद्धति। तो इसमें जो उत्तर दिया था, इनमें से कोई नहीं, जो डी दिया है ना, तो वो उत्तर होना चाहिए था ऑल ऑफ दी एबव, माने उपरोक्त सभी। तो ये थोड़ा सा गलत कर दिया है इसमें, ये उपरोक्त सभी होगा, उपरोक्त सभी। ये थोड़ा सा जल्दी में मिस प्रिंटिंग हो गया होगा आयोग से, तो इसमें नंबर सभी को मिल जाता है। तो उपरोक्त सभी, ये ऊपर की जितनी तीनों विधियां हैं, शिक्षण विधियों का, शिक्षा के उद्देश्यों का, शिक्षक तकनीकी का, सबको ज्ञान होना चाहिए। तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। 105वां है, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोग सामग्री है मानचित्र की सहायता से। ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। यदि मानचित्र के बारे में जानकारी है तो हम बहुत अच्छे से भूगोल पढ़ा सकते हैं, ये वाला। अगला प्रश्न है हमारा, अष्टाध्यायी के लेखक हैं। तो अष्टाध्यायी के जो लेखक हैं हमारे, वो महर्षि पाणिनि हैं। महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक महर्षि पाणिनि है। हमेशा पूछता रहता है इसको, हिंदी में भी संस्कृत में भी पूछ देता है, यहाँ सामाजिक विषय में पूछा है। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके राज्यकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। 108वां प्रश्न है, अकबर ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाना का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इबादत खाना मतलब पूजा घर होता है, इसका निर्माण 1575 ईस्वी में किया गया था। विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ बैठकर अकबर इसमें चर्चा किया करता था। तो फतेहपुर सीकरी से एक चीज और है कि सबसे ऊंचा दरवाजा वो कहाँ पे स्थित है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आप लोग जान गए होंगे। 109वां प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में हुई थी। 1875 ईस्वी में 1875 ईस्वी में हुई थी। इसका उत्तर सी सही हो जाएगा। इसकी स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ये जितनी संस्थाएं हैं उनका सब एक्सप्लेनेशन में स्थापना करने वाले का नाम दिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको देखते रहिएगा, एक क्वेश्चन इसमें से जरूर आएगा। 110वां प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो काकोरी कांड से संबंधित तीनों लोग हैं ऊपर के, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्लाह, अशफाकुल्लाह खां। ये डी वाले जो हैं सूर्य सेन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। सूर्य सेन चटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित है। तो काकोरी कांड का इस समय नाम हो गया है, इस समय आप लोग जानते होंगे जब काकोरी कांड बनाया गया था तो काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। काकोरी हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछे, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम हो गया है। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, इस बार जरूर पूछेगा ये काकोरी ट्रेन एक्शन। 111वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सी ग्लोब में बहुत आसानी से पृथ्वी का, ग्लोब क्या होता है? तो पृथ्वी का एक छोटा रूप होता है जिसपे सभी चीजें पृथ्वी की दिशा से ही, पृथ्वी के अकॉर्डिंग ही दर्शाई जाती हैं। 112वां प्रश्न है, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो भूगोल शिक्षण की जो उपयुक्त विधि है वो भ्रमण विधि है। यदि हम किसी स्थान के बारे में जानना चाहते हैं, यदि हम जाके भ्रमण कर लेंगे तो वो बहुत सही से हमारे दिमाग में आ जाएगा। 113 प्रश्न है, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को समझा जा सकता है। तो किससे समझा जा सकता है? तो कन्वेंशनल सिंबल्स यानी रूढ़ चिन्हों से। रूढ़ चिन्ह जब हम बनाते हैं तो उससे हम समझ जाते हैं। जैसे हमको कपास की खेती करनी है तो उसका अलग चिन्ह बना देंगे, नदी का करना है तो नदी का चित्र बना देते हैं मानचित्र पे। आप देखे होंगे हम लोग जब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे तो मानचित्र भरने के लिए आता था तो उसको ऐसे बनाया जाता था। यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्लेशियर, हिम नदी द्वारा। ये बहुत पूछा है, ये 2017 में भी, 16 में भी, 15 में भी ग्लेशियर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। कैनबरा, सिडनी मत मार दीजिएगा, कैनबरा है। अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने किया था? तो दीन ए इलाही की स्थापना अकबर महान ने किया था। अकबर दीन ए इलाही की स्थापना। तो अगला प्रश्न है, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता रहता है। हर्षवर्धन के समय में भारत में आया था। ये बौद्ध ग्रंथों को एकत्र करके ले गया था
अभी बहुत सारी चीज़ें वापिस आई हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? मस्त कलंदर आप लोग गाना सुने होंगे, तो मुगल बादशाह बाबर को कलंदर कहा जाता है। अपनी उदारता के लिए इसको कलंदर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। बंगाल का विभाजन करने वाला लॉर्ड कर्जन था ये। अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये। तो जगदीशपुर के ये जमींदार थे कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में शुद्ध और विकृत कुल मिलाकर कितने स्वर होते हैं? तो शुद्ध और विकृत मिलाकर 12 होते हैं, 12। अगला प्रश्न है, चार ताल का प्रयोग किस गायकी के साथ किया जाता है? तो ध्रुपद गायकी। देखिए संगीत से 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया है, ध्रुपद गायकी। अगला प्रश्न है, निम्न में इनमें से कौन तबला वादक नहीं है? तो रामदास शर्मा तबला वादक नहीं है। पंडित किशन महाराज तो बहुत प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन भी हैं, पंडित किशन महाराज। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित हुए? तो प्रथम राष्ट्रीय खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, तो ये मुंबई में आयोजित हुए। अगला प्रश्न है, आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया है? तो ये ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, केंद्रिक बीज की जो संतति है वो प्रजनक बीज है, ब्रीडर सीड इसको इंग्लिश में कहेंगे, प्रजनक बीज। अगला प्रश्न है, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पे? तो हमारे राजधानी लखनऊ में केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान। अगला प्रश्न है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल कौन सा है? तो मार्मलेड बनाने के लिए माल्टा, जो संतरा जैसा होता है, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल माल्टा है। माल्टा नींबू प्रजाति का खुशबूदार एंटीऑक्सीडेंट और शक्तिवर्धक फल है। इसका रस ही नहीं बल्कि इसका छिलका भी कारगर है। माल्टा के सेवन से गुर्दे की पथरी दूर होती है। चिकित्सक पथरी के रोगियों को माल्टा का जूस पीने की सलाह देते हैं। माल्टा सिट्रस परिवार का फल है जिसमें विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। जामुन खाने से शुगर के रोगी को फायदा होता है। यह रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को सीमित करता है, ये तो हमको पता ही है। डायबिटीज के रोगी को प्रतिदिन जामुन के चूर्ण का सेवन करना चाहिए। जामुन की गुठली ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करती है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। अगला प्रश्न है, जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो शर्करा का। जब उसमें हम चीनी मिला देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा दिनों तक जीवाणुओं की वृद्धि नहीं हो पाती है और सही रहता है ये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम हमारा शुरू किया गया 1952 में 1952। अगला प्रश्न है, भारत में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती के मामले में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत पूछता है, हर बार पूछता है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति देता है? राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 200 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जबकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसमें क्या होता है कि मनोनीत सदस्य उसमें से नहीं होते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं उसमें। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य रहेंगे और लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी सदस्य रहेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य प्लस राजकीय विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो ये हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा सही, जापान। केसर प्राप्त किया जाता है तो पुष्पवर्तिका से, फ्लावर्स स्टिग्मा से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती हैं?
तो मानव शरीर में 24 पसलियां होती हैं, 24। और कितनी हड्डियां होती हैं? 206। अगला प्रश्न है, टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो टीएबी का टीका मियादी बुखार, टाइफाइड से होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। बहुत आसान सवाल है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत आसान भी है। हर साल हम लोग विद्यालय में योग दिवस मनाते भी हैं। तो 21 जून को ये मनाया जाता है। सबसे पहले कब मनाया गया था? 21 जून को 2014 में। अगला है, किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो किन वस्त्रों में गोंद के कलफ का उपयोग होता है? तो रेशमी वस्त्रों में। सिल्क क्लॉथ है, रेशमी वस्त्रों में। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? अभी जल्दी ही स्कूल में मनाया गया था, उस पर बच्चों को पेंटिंग भी हम बनवाए थे। तो 29 अगस्त को विश्व खेल दिवस मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती। ये भी पूछ सकता है कि खेल दिवस किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद जी, जिनके हॉकी का जादूगर भी जिन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? तो योग दर्शन के लेखक जो हैं आपको पता ही है, पतंजलि जी हैं। पतंजलि प्रोडक्ट आता है। 143वां प्रश्न है, जीन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? तो जीन नामक प्रोटीन मक्का से संबंधित है, जीन नामक प्रोटीन। अगला प्रश्न है, गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? तो ये थार पारकर। दुकाजी नस्ल की उद्देश्य यह गाय राजस्थान में जोधपुर और जैसलमेर में मुख्य रूप से पाई जाती है। इस नस्ल की गाय भारत की सर्वश्रेष्ठ दुधारी गायों में गिनी जाती है। इस गाय की उत्पत्ति स्थल मलाड़ी बाड़मेर से है। राजस्थान में इसे मलाड़ी नस्ल के नाम से जाना जाता है। दुकाजी मतलब दो काम इससे किया जाता होगा, इसलिए दुकाजी किया जाता है। एक पंथ दो काज नहीं होता है। अगला प्रश्न है, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 15 कृषि जलवायु में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, राजपूत पेंटिंग लेखक कौन है? राजपूत पेंटिंग के लेखक हैं हमारे आनंद के कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, लोक कला का संबंध है? तो रीजनल, लोक माने रीजनल हो ही जाएगा, क्षेत्रीय कला से एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑल ओवर, जिसका ग्लोबल नहीं है, जो ऑल ओवर इंडिया में न पाया जाए, लेकिन विशेष क्षेत्र में पाया जाए तो रीजनल आर्ट कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। अगला प्रश्न है हमारा, ज्यामिति डिजाइन कहते हैं किसको कहते हैं भाई? तो ज्यामिति आकारों से बनी हुई आकृति को, आकृति को। अगला प्रश्न है, एपड़ का संबंध किस राज्य से है? तो एपड़ का संबंध हमारा उत्तराखंड से है। उत्तराखंड राज्य से हमारा एपड़ का संबंध है। लास्ट और अंतिम प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या कितनी मानी गई है? तो हिंदुस्तानी संगीत में श्रुतियों की कुल संख्या 22 मानी गई है, 22। अर्थात जो श्रुति का अर्थ होता है कि हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत का वो छोटा से छोटा नाद जो कानों को स्पष्ट सुनाई दे, उसे श्रुति कहते हैं। तो जो हम कान में सुनते हैं उसको श्रुति कहते हैं। सुनना होता है ना श्रुति। यदि कोई कह देगा कि श्रुति का तत्सम रूप बताइए, तत्सम नहीं, सुनना का तत्सम, तो हम श्रुति कह सकते हैं इसको। ये इसका सबसे शुद्ध रूप है, श्रुति। तो इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चन हम आप लोगों के साथ डिस्कस किए। ये मिडिल 6 से 8 अपर प्राइमरी के लिए बहुत ही उपयोगी है और हूबहू वही प्रश्न है जो टेट में पूछे गए थे। इसमें कुछ सवाल बहुत आसान थे, कुछ मीडियम टाइप के थे, कुछ तो भाई हार्ड रहेंगे ही। सभी प्रश्नों का जवाब सभी एग्जाम में सब कोई नहीं जानता है। किसी किसी के लिए आसान होता है, किसी किसी के लिए कठिन होता है। तो इजी टू मॉडरेट था क्वेश्चन। आप लोग इसको सुनते रहिए, देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और यदि नए हैं तो ध्यान से सुनिए और इसी तरह से हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। यदि आपके काम हम थोड़ा सा भी आ रहे हैं तो हमारे एफर्ट को आप सराहना दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।